मुल्क को जल्द मुश्किलात से निकाल लेंगे। माशी बहरान से निपटने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जरूरी है। तमाम सियासी जमातें फैसला करें कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। वजीर खजाना इसहाक डार का बाचा खान कॉन्फ्रेंस से खिताब। अनोखे लाडले की मर्जी से अब फैसले नहीं होंगे। इमरान खान मफरूजों पर मबनी अपनी मकबूलियत कायम रखना चाहते हैं। पीटीआई हुकूमत के IMF से किए मुआहदे पर अमल दरामद न करते तो मुल्क 6 माह पहले डिफॉल्ट कर जाता। इत्तेहादी हुकूमत आम आदमी को सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा। 2018 में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था। इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया। नाअहल शख्स ने गुज़श्ता 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क को पहले भी मुश्किलात से निकाला है, अब भी निकालेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 1 फरवरी से अपर और लोअर चित्राल को यकसा बिजली फराहम की जाएगी। तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। वाजिबात अदायगी का तरीक़ाकार बाहमी मुशावरत से तय किया जाएगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में मुसाफिर कोच का अंदोहनाक हादसा, 41 अफराद जान बहा। खाई में गिरने के बाद कोच में आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जान बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने से 11 बच्चे जान बहक, 6 को बचा लिया गया। 14 लापता अफराद की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान का वाक़े पर इजहार अफसोस। बहावल नगर के इलाके फरीदकोट में ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जान बहक। भारतीय फौज को एक और हजीमत। इंडियन आर्मी के 31 सिपाहियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने यरगमाल बना लिया। आसाम राइफल्स के अफसरों की फ्रीडम फाइटर्स से रिहाई के लिए मिन्नत समाजत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम। 55,000 से ज्यादा सिखों ने आजाद खालिस्तान के हक में वोट डाला। पोलिंग स्टेशन के बाहर खालिस्तान की आजादी के पोस्टर और झंडे। भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। अपर और लोअर चित्राल में बारिशों और बर्फबारी से मुवासलाती राबितों में खलल। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में यूनान के स्टेफानोस टेसिपास को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए। स्पेन के राफेल नडाल का 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप, जर्मनी ने तीसरी मरतबा टाइटल जीत लिया। कुंभेश्वर में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने दिफाई चैंपियन बेल्जियम को पेनाल्टी शूटआउट्स में 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। न्यूज हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल।
जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौके खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उठार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम निहार असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं? आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैन्सी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए? गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। बड़े ठंडे ठंडे मौसम के साथ कर रहे हैं दिन का आगाज और जहां पर हो रही है बर्फबारी वहां पर दुआ यह है कि हालात बेहतर रहें, चूंकि बिल्कुल जो लोकल हैं वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। मरी की बात करें, गलियात की बात करें, नॉर्थ साइड की बात करें तो वहां पर ठीक ठाक ठंड है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर मौसम बिल्कुल चेंज है। लेकिन चूंकि विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त मरी के, ये आज सुबह के विजुअल हैं। आप ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बर्फबारी का आगाज हो चुका है और बहुत से मसाइल अपनी जगह, लेकिन बहरहाल जब बर्फबारी की हम बात करें सलमा तो जरा हम उसको एज ए फेस्टिविटी भी लेते हैं, लोग चाहते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और वैसे इस्लामाबाद का मौसम चूंकि मरी के मौसम की वजह से काफी इफेक्ट होता है, तो जब बर्फबारी हो रही है मरी में तो इस्लामाबाद में भी काफी ज्यादा ठंड है और इस वक्त बारिश भी हो रही है इस्लामाबाद में। वैसे तो कल से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, लेकिन आज सुबह जब ऑफिस में जाने का टाइम था, वैसे तो इस्लामाबाद में आज हॉलीडे है लेकिन हम लोग तो ज़ाहिर है ऑफिस आते ही हैं, तो हल्की फुल्की बारिश से हमारा टाकरा हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा। ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम हीटर में बैठ के आते हुए, तो आप लोग भी घरों से बाहर अगर निकलें तो खास ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने और जो बर्फबारी वाले इलाके हैं वहां जाने से पहले बंदोबस्त जरूर कर लें अपनी रिहाइश का, गर्म कपड़ों का, गाड़ी में फ्यूल, गाड़ी की चेन, सारी चीजें देख के जाएं ताकि ना आपको परेशानी हो ना ही इंतजामिया को परेशानी का सामना। क्योंकि सलमा देखें मरी में अगर हम सिर्फ कल की बात करें 8.5 इंच बर्फ वहां पर पड़ी है और अभी मैं जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि 4-5 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बर्फबारी का आगाज हुआ है और कुछ सड़कें वहां पर ऐसी हैं जहां पर जो दरख्त है वो गिरे भी हैं, रास्ते बंद भी हुए हैं, लेकिन उसको भी चीजें देखी जा रही हैं, क्लियर किया जा रहा है। तो इंतजामिया खास एक्टिव है वहां पर ताकि जो भी टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं या वीकेंड पे जो थे वहां पर जो इन्होंने वापस भी आना होगा, बिकॉज आपने जिस तरह कहा सलमा की छुट्टी इस्लामाबाद में, तो जब छुट्टी होती है वैसे भी हम टिकने वाला तो है नहीं, हम तो घूम और बच्चों को बर्फ से खाने के शौक से ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनको बर्फ के शौक में बुखार के साथ
साथ एक्सपोजर उनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड लग जाएगी, एलर्जी भी है, तो इसलिए आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये तो हो गई जनाब बात आज के मौसम की। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। तो सबसे अहम खबर आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो 25 तारीख को पाकिस्तान आए थे और आज एक रोजा दौरे पर वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां पर नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। GF-17 थंडर इसके हिफाजती हसार में आज वो PF नूर खान एयरबेस पहुंचेंगे और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़रा यानी हमारे काबीना के जो अहम अरकान हैं वो एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। इज़्ज़त माब शेख ज़ैद बिन अल नहयान इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से उनकी 1-on-1 मुलाकात होनी है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इससे पहले मुलाकात उनकी एक हो चुकी है रहीम यार खान में, जब 25 जनवरी जिस तरह सलमा आपने बताया यहाँ पर पहुंचे थे, तो रहीम यार खान के हवाई अड्डे पर शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया, वहां पर मुलाकात हुई। लेकिन अब एक और मुलाकात उनकी आज होनी है और इस मुलाकात से मुतालिक हम मजीद बात कर लेते हैं। सलमा, बिल्कुल, मुलाकात जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रही और इसके अलावा शोएब हम देखते हैं कि रवा माही वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पाकिस्तान आने की दावत दी थी और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद भी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर चुके हैं। तो अभी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इस्लामाबाद आज पहुंच रहे हैं, जहां पे अहम मुलाकात भी होगी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात, जिसमें तिजारत पे भी बात होगी और एक आला सतह वफ़द भी यूएई के सदर के साथ मौजूद है। तो तिजारत के हवाले से बात होगी, सरमायाकारी के हवाले से बात होगी। फिर जो पाकिस्तानी यूएई में बसते हैं उनके लिए बहुत से इक़दाम पे बातचीत होगी, तबादला ख्याल होगा, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है हमारे पाकिस्तानियों का जो कि इस वक्त यूएई में रोजगार के सिलसिले में मौजूद है। तो अभी मजीद इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ और हालात भी ठीक हैं, सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कितने अच्छे होंगे सर इस एक विजिट से, अगर आप तजज़िया शेयर कर सकें, चूंकि एक मुलाकात हुई रहीम यार खान ने वज़ीर-ए-आज़म साहब की यूएई प्रेसिडेंट से और एक मुलाकात ज़ाहिर आज 1-on-1 मुलाकात, थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे, हम क्या एंटिसिपेट करें? ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मुख्तलिफ एवेन्यूज एक्सप्लोर करना, ज्वाइंट वेंचर्स की तरफ बढ़ना हमारे रेमिटेंस के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए कितना अहम है ये विजिट, ये मुलाकात? मुस्तकबिल के लिए तो हम खुद अपने लिए ज्यादा अहम हैं, लेकिन ये है कि हमारे ताल्लुकात बड़ी कलीदी और बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात में जहाँ के एक हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो हाई पावर डेलीगेशन उनके साथ है और हेड ऑफ स्टेट खुद यानी कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद वो साथ हैं, तो उसकी एक कलीदी अहमियत हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी 2 मरतबा इससे पहले अपने ऑफिशियल विजिट पर जा चुके हैं यूएई में और अब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का ये विजिट इसलिए भी कलीदी है कि बदलता मंजरनामा जो इस वक्त दुनिया में जो इस वक्त उभर रहा है, खास तौर पर इलाकाई हवाले से, तो उस हवाले से भी ये बहुत कलीदी है। अब रहा सवाल कि यूएई से तो हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने यूएई को 1971 में रिकॉग्नाइज किया था और उस वक्त से लेके आज तक हम एक बहुत वाइड रेंज कोऑपरेशन में हमेशा रहे हैं इन्वॉल्व और उनसे हमारी बड़ी वाइड रेंज किस्म की जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारी कोऑपरेशन रही है। हत्ता कि हमने यूएई हमारा हर दौर में एक बहुत बड़ा डोनर और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आगे कदम बढ़ाता रहा है। गो कि इस वक्त हमारे सिर्फ $9 बिलियन की उनके साथ ट्रेड है, जो कि कहीं ज्यादा हो सकती है अगर ऐसे दौरे होते रहें और माशी माहौल मौसमी माहौल के साथ साथ बेहतर हो जाए तो ये मामलात काफी बेहतर हो सकते हैं। यूएई ने जो मौजूदा इंदिया दिया है कि 2 बिलियन रोल ओवर कर रहा है वो स्टेट बैंक में और प्लस उसमें 1 बिलियन और ऐड कर रहा है। इन हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी मखसूस हालात हैं, उन हालात में इस विजिट का और जो इससे पहले इंदिया दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान जो शहबाज शरीफ कहते पिछले दिनों और अब उसकी तसलसल में, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट्स का यानी हाई पावर डेलीगेशंस जब मिलते हैं तो उसमें बड़ी अहमियत के
फैसले हुआ करते हैं और उसमें बड़ी अहमियत की जियोपॉलिटिकल और रीजनल जो सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू होती है। कुछ मंजर आम पर आती है, कुछ मंजर आम पर नहीं आती है। जो वन ऑन वन होती है मुलाकात, उनकी बहुत सारी बातें क्योंकि हम यूएई के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि हम दिल की बातें भी उनसे कर लेते हैं। मैं वहाँ उन चंद सफीरों में था जितना अरसा मैं यूएई में रहा, तकरीबन 3 साल, तो उसमें मेरी शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से हर महीने तकरीबन मुलाकात होती थी और दूसरे सफीरों की साल में एक आध दफा, 6 महीने में एक आध दफा होती थी। तो उससे आप अंदाजा करा लें, वो इसलिए नहीं कि मैं जमील अहमद खान की हैसियत से, वो इसलिए कि मैं पाकिस्तान का सफीर था और पाकिस्तान के लिए उनका नरम गोशा और पाकिस्तान के लिए एक खास उनके दिल में जगह, तमाम इमारातियों के लिए एक जगह। अब जो नई पौध है उसके उस तसलसल को कहाँ तक हमने बढ़ावा दिया है, वो तसलसल कहाँ तक कायम रहा है, कम अज कम शेख मोहम्मद बिन ज़ैद का की जो इस वक्त जनरेशन है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम हिज हाइनेस ज़ैद बिन सुल्तान, वो पाकिस्तान के लिए जो उनका एक खास वो था, वो तो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और उनके सारे दौरे, उसमें से 99% दौरे पाकिस्तान के ही होते थे। तो उसके अलावा हमने यूएई में जब मैं वहाँ मिलता था जो उनके सरबराहों से, तो वहाँ जब एमिरेट्स को बनाया गया 1985 में, और एमिरेट्स जाहिर है अब दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में है, वो हमने पहले PIA का एक जहाज भेज के उसको रीपेंट करके एमिरेट्स पे हमने एमिरेट्स चलाना। उस चीज को वो याद रखते हैं। दरअसल असल कलीदी बात और अहम बात यह है कि उनके सरबराहान जब मेरी मुलाकात होती थी उनसे, तो वो खुद बताते थे कि हमें पता है और हमें इस चीज का एहसास है कि हमारे लिए पाकिस्तान ने इब्तदाई दिनों में जब हम मुल्क बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने क्या मदद की। उनकी आर्मर्ड कोर हमने बनाई, उनकी तमाम तरबियत एयरफोर्स की 1971 से लेके काफी अरसे तक 50% पाकिस्तानी पायलट्स होते थे जो उनके एयरफोर्स में होते थे। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उन्होंने उसे अपने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। तो ये तमाम की तमाम चीजें उनके जहनों पर नक्श है। अब आप जानते हैं कि तमाम चीजों हैं, उसके लिए हमने उन ताल्लुकात को ट्रांसलेट किस तरह किया जाए जो हमारे ट्रेड बढ़े। 9 बिलियन ट्रेड तो मेरे लिहाज से देखा जाए तो इससे कम से कम हम 90 बिलियन का ट्रेड उनसे कर सकते हैं, क्योंकि यूएई एक हब है दुनिया का और वो वहाँ जितनी मसनूआत आती हैं वहां से एक्सपोर्ट भी होती हैं। और यूएई ने बावजूद कि उनके ताल्लुकात कुछ ममालिक से जैसे ईरान है ज्यादा इतने बेहतर नहीं है, लेकिन उनके ट्रेड के मामले में ताल्लुकात किसी से खराब नहीं है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यही यूएई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पाकिस्तान अपनी सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से, मुझे वहां के रूलर कहते थे कि एम्बेसडर आप अपने मुल्क में उनको बताएं, अपने मुल्क के सरबराहान को, मैं बात कर रहा हूं जब मैं वहां था तकरीबन 2013 तक, तो वो बताते थे कि वो अपने जो उनका प्रोसीजरल वर्क है जो 24 डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ता है हमारे इन्वेस्टर्स को या दूसरों को, अगर वो उसको वन विंडो सिस्टम कर दिया जाए तो हमारी मौजूदा हुकूमत की भी कई मरतबा उन्होंने इरादा किया है कि हम इसको सहल बनाएंगे। और पिछले विजिट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूएई में इस चीज को तमाम इन्वेस्टर्स को बताया कि हम इसको बिल्कुल सहल बनाएंगे, आप आए। हमारी इस वक्त फिजा थोड़ी सी इकोनॉमी के लिहाज से जो इस वक्त हमारी दिगरगू है उसकी वजह से थोड़े से हालात हमारे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उतने मस्बत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर विजिट्स आते हैं तो उसमें हम उसको बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं इन दी इकोनॉमिक एडवांटेज। आई कैन गिव यू about 3-4 examples how quickly can we start getting some more dollars हमारे अपने इस मईशत की। अगले हफ्ते में कितने हमारे पास डॉलर मिल सकते हैं, उससे अगले महीने में कितने मिल सकते हैं, ऐसी स्कीमें हैं। और उस पर मैं समझता हूँ कि ऐसे विजिट्स के बाद
उन स्कीमों पर बेहतर तरीके से। आपने जिक्र किया कि वहाँ हमारे जो पाकिस्तानी है, जब मैं वहाँ था 17 लाख थे और तखमीना ये है कि तकरीबन अब वहाँ 2 मिलियन के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। तो आप अंदाजा करें कि उनसे हम सिर्फ रेमिटेंस में जो कल से शुरू हो सकती है, अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट्स और जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेरे इत्तला के मुताबिक, बल्कि मैंने भी मशवरे भेजे थे, वो इस मामले में काम कर रही है कि उनसे रेमिटेंस के लिए कि राग़िब किस तरह किया जाए। हमने तो ये किया था जब वहाँ थे कि हमने हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन सनद उनको पेश करना शुरू की थी। यूएई के में जो हमारे बहुत बेवतन पाकिस्तानी मेहनतकश पाकिस्तानी जो वहाँ मौजूद हैं, और उनकी हमने थोड़ी सी पजीराई की कैमरे के सामने, उनकी हमने पजीराई की कि जो शख्स पाकिस्तान में $10,000 भेजेगा साल में, उसे हमें खास एक प्रिविलेज देंगे एम्बेसी में कि वो जब चाहे एम्बेसी में आ सकता है बगैर किसी कदम के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के। तो एक कितना बड़ा इनिशिएटिव था कि जिससे जब मैं गया तो $1 बिलियन की वहां से रेमिटेंस थी, और जब मैंने चार्ज छोड़ा तो $3.1 बिलियन की। तो इस किस्म के इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वैसे उनके जहन में है, लेकिन मैंने भी कुछ सजेशंस दी है। तो ये दौरा जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसे दौरों में वहां से रेमिटेंस भेजने वालों को भी सहूलत होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम वहीं के ओवरसीज पाकिस्तानी जो गल्फ के में इस वक्त हमारे पास हैं, वो उनकी तादाद एक कसीर तादाद है सऊदी अरब को मिलाने। और याद रहे कि सऊदी अरब और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, जो यूएई करता है वो सऊदी अरब उसकी तकलीद करता है, जो सऊदी अरब करता है यूएई उसकी तकलीद करता है। तो उस लिहाज से अगर यूएई में या सऊदी अरब में हमारी ब्रेक थ्रू और बेहतर होती है, जो कि हमारे दोनों से ताल्लुकात अच्छे हैं, और ये जहन में रखें कि हमारे ताल्लुकात न सिर्फ ये लीडरशिप लेवल पे है, लेकिन मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिहाज से वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशंस इन मिलिट्री डिप्लोमेसी बोथ विद यूएई एज वेल एज सऊदी अरेबिया। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएं, सिविलियन लीडरशिप और डिप्लोमेसी को और मिलिट्री लीडरशिप के ताल्लुकात को और उनके कामों को और उनके जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन तमाम को मद्देनजर रखा जाए तो तीसरी सम्त में भी मजीद काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे कुछ इलाके तो बिल्कुल कभी कोई उनको प्रॉब्लम होती ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, न सिक्योरिटी की, जैसे थर का इलाका है। तो थर के इलाके में बहुत शौकीन आते हैं पूरे यूरोप से और पूरी दुनिया से वहाँ डेजर्ट सफारी के लिए, और उधर उनके पास थोड़ी सी रेत है, थोड़ा हमारे पास तो पूरी बहुत बड़ा सहरा है। तो उस सहरा में सैटेलाइट टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट था, वो भी हुकूमत शायद उस पर काम करने वाली है कि जो टूरिस्ट उधर आते हैं उन्हें उनके जो टूरिस्ट एजेंसीज के हवाले से एक सैटेलाइट प्रोग्राम दे दिया जाए कि आप यूएई में तो आए हैं 10 दिन के लिए, एक दिन जहाज पे आपको चार्टर करके ले जाते हैं इस इलाके में जहां प्रेसिडेंट यूएई के 5 दिन गुजारा है, जिन्होंने ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है कि प्रेसिडेंट यूएई का 5 दिन गुजार रहे हैं सहरा में। तो इस किस्म की अगर हम टूरिस्ट, और हमारा पूरा सहरा का बेल्ट है यहाँ तक सिंध तक पंजाब से लेके, तो इस किस्म के मामलात में हम बिलियंस डॉलर, मैंने एक तखमीना लगाया कि $1 बिलियन तो हम सिर्फ सेटेलाइट टूरिज्म से 1 महीने में कमा सकते हैं इन हालात में। और ये रेमिटेंस को थोड़ा सा हम अपने मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को एंगेज करें तो $1 बिलियन हम अगले 2, 3, 4 हफ्तों में उन से रेमिटेंस हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके की और बहुत सारी तजावीज़ हैं, और ये दौरा जो होगा वो इन चीज़ों के लिए रास्ते हमवार करता है, और ये इन रास्तों पे चलकर हम काफ़ी मस्बत और काफ़ी बेहतर किस्म के अपने बायलैटरल रिलेशंस को और अपने म्यूचुअल मफाद को का तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये एक दिन का जी हाँ बड़ा जबरदस्त सर आपने एनालिसिस किया सारी सूरत हाल का कि दौरा किन किन हवालों से अहम है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर हम देखें तो कई दहाइयों पर मुहित हैं। अब हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में, जैसे आपने 2 बिलियन के रोल आउट करने का जिक्र किया, वो हमारे लिए बड़ा जरूरी भी था और बेनिफिशियल भी था, क्योंकि कैटेस्ट्रॉफी की वजह से 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ था। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर हम तिजारत की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, उन लाखों पाकिस्तानियों की बात करते हैं जो यूएई में बसते हैं और अरबों रुपए की रेमिटेंसेज पाकिस्तान भेजते हैं। आने वाले वक्त में कैसे आप फोर्सी कर रहे हैं कि खत्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, एक तो उनको क्या मैसेज आएगा, दोनों ममालिक का ये इत्तेहाद, और फिर पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का मजहर, इस पर मैं चाहती हूँ आप जरूर कमेंट करें।
जी देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से काफी अहम मुलाकातें की हैं। तो ये जो डिप्लोमेसी है, जो स्टेट की पॉलिसी है, उसके बहुत सारे पिलर्स हैं। आपने देखा कि खारजा अमूर के भी मामलात में थोड़ी सी इसमें जो हरकत और मुतहर्रिक हुए हैं। इसी तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी का मैंने आपसे जिक्र किया, और अब हेड ऑफ स्टेट लेवल पर तो ये तमाम चीजों के अगर ताने बाने आप जोड़ें तो इसमें जो पिंगें बढ़ाई जा रही हैं इंडिया की तरफ से गल्फ में, उन पिंगों में हमें कोई इतराज नहीं। वो उनका बायलैटरल मामला है, जो मुल्क जिससे बायलैटरल मामला करे। हमारे साथ जो बायलैटरल मामलात एक कई दहाइयों से 1971 से जो चले आ रहे हैं, और हमारे तो हार्ट टू हार्ट उनके साथ रिलेशंस है। वहाँ के लोगों के साथ मैं उठा हूँ, बैठा हूँ, वहाँ के लोगों के साथ वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है कि जो प्रेसिडेंट की जनरेशन है मोहम्मद बिन जायद की, वो जनरेशन अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए नरम गोशा है उनके दिल में। अब रहा सवाल कि हमने अपने आप को कितना अपग्रेड करना है, वो बहुत जरूरी है। हमारे मौसम हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है, माहौल हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ अगर हमारे कुछ सियासी मामलात की वजह से हालात थोड़े से बसमत नहीं है, और हम सियासी गेम में, सियासी खेल में मईशत को अगर हम नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे इस मुल्क में, जो कि पहुंच रहा है, तो ये कोई दानाई नहीं है, और ये दूसरी दुनिया भी देख रही है। आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने पहले ही जब इब्तिदा की अपनी गुफ्तगू की, उसमें मैंने इस चीज का आदा किया कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल और सियासत चल रही है, इलाकाई सियासत के लिहाज से आप देखें कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को GF थंडर ने एस्कॉर्ट किया है। वो बजाते खुद एक सिग्नल है कि इलाकाई ताउन क्या है। देखिए, उसमें आप चाइना की और पाकिस्तान की ज्वाइंट वेंचर और GF थंडर मुकाबला कर सकता है मेराज से और बाकी आला तरीन रफेल से और आला तरीन जो किस्म के जहाज हैं उनसे। तो ये एक दोस्ती की भी अलामत और इस इलाकाई बंधनों की भी अलामत है कि GF थंडर जो है वो एस्कॉर्ट करके लेके आ रहा है। हमारे पास बाकी जहाज भी हैं, हमने उसे नहीं भेजा। तो इसका मेरा इशारा ये बताने का ये है कि जो इस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट का सऊदी अरब में दौरा हुआ है, और मैं आपको बताता चलूं, कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट यूएई का भी दौरा मुस्तकबिल करीब में करेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी चंद लम्हे पहले बताया कि यूएई की जो पॉलिसी होती है उसका अक्स आपको नजर आता है सऊदी अरब में, और जो सऊदी अरब की पॉलिसी होती है इलाकाई बैनुल अक़वामी लिहाज से, उसका अक्स आपको नजर आता है यूएई में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सऊदी अरब में दौरा हुआ हालिया चाइना के प्रेसिडेंट का, और उसके बाद जो खित्ते में जियो पॉलिटिकल मंजरनामा एक थोड़ा सा उसमें एक दोबदल नजर आई, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिसमें अमेरिका की चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट प्रोग्राम है, जो कि अमेरिकन पॉलिसी का नंबर 1 कलीदी एक नुक्ता है। उस हवाले से देखा जाए तो अब इसको आप जोड़ लें और इसको जरा आप अहाता कर लें इसका कि SCO क्या चीज है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ECO क्या चीज है, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन चीजों को अगर आप लड़ियां जोड़ते जाएं तो अंदाजा होगा कि GF थंडर ने क्यों एस्कॉर्ट किया, अंदाजा होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने जब विजिट किया सऊदी अरब का तो उसमें क्या क्या फैसले हुए, MOU भी और दूसरे, और आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब जो 2021 में उसने 400 बिलियन का ईरान से जो मुआहदा किया, हालांकि ईरान और गल्फ कंट्रीज वो कोई उनके मुरासिम नहीं है, ठीक, लेकिन आप देखें कि एक पावर इस पूरे खित्ते की, और बाय द वे ये खित्ता शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की एक कसीर आबादी, 3/4 आबादी तो इधर है दुनिया की, 4 इसमें एटमी कुव्वतें हैं दुनिया की। इस वक्त जो मईशत है, चाइना को ही ले लें अगर जोड़ लें और उसके साथ बाकी ममालिक को, तो चाइना की $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी, चाइना जो 2010 से बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, 2013 से बिगेस्ट ट्रेडर। अब इस तमाम चीजों को इस पैराहे में देख लें कि ये जो हेड ऑफ द स्टेट के विजिट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, चाइना के हेड ऑफ स्टेट का विजिट सऊदी अरब का, अभी यूएई का विजिट हमारे कंट्री में
तो इनको आप आइसोलेशन में अगर हम देखें तो हमें चीजें महदूद तरीके से समझ में आएंगी। अगर हम इसको बड़े पैराहे में देखें जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर, तो हमें चीजें ज्यादा एक बेहतर तरीके से समझ भी आएंगी और उसका हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं ये भी हमारे सामने बिल्कुल आ जाती है बात। और ये आपके नाजरीन के लिए मैं इसीलिए मैंने कहा कि नक्शा पेश कर दूं कि जिसमें ये अंदाजा हो सके कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये खित्ता, इसमें क्या तब्दीलियां, मस्बत तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं अपने वतन अजीज के हवाले से ये बात कर लूं कि यकीनन ऐसे दौरे तो मस्बत हैं, लेकिन हमें अपनी सियासत में थोड़े से मस्बत अंदाज अपनाना होगा। अगर हमने अपने सियासत में मस्बत अंदाज ना अपनाया, खास तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, आप आपस में सियासी चपकलिश करें, हमें कोई एतराज नहीं, इस मुल्क के अवाम को कोई, इनका हक है, हमारा दस्तूर है, दस्तूर के मुताबिक हर एक काम है, लेकिन मईशत को तबाह न करें, मिसाके मईशत बना लें, वरना हमारे लिए बहुत कठिन वक्त हो जाएगा। हम इन स्टेट विजिट्स को उस अंदाज में हम उससे फायदा नहीं उठा सकेंगे जिस अंदाज में ये फायदा हो सकता है। लिहाजा मेरी तो यही तजवीज भी है और एक तजिया भी है कि कम से कम हमें इन तमाम हालात से फायदा उठाने के लिए अपने घर में अपनी सियासत को अपनी मईशत के हवाले से ठीक करना होगा। जी बेशक इसमें कोई शक नहीं सर कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो हम सब पर आयद होती है और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अहम है किसी भी एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ज़ाहिर पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी तो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी। जमील अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इसके मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नए नए मुआहदे और जो मुआहदे होते हैं वो कॉन्क्रीट लेवल पर चले जाएं, इसलिए ये मुलाकात भी अहम और जो बाय लाइन्स मुलाकातें होती हैं, जो वफूद की सतह पर मुलाकातें होती हैं वो बहुत अहम है। और एक और बात जो बहुत मुझे समझ भी आई और जो पसंद भी आई कि अगर हम इसको एक इंडिविजुअल लेवल पर देखें या एक महदूद अंदाज से देखें कि इस मुलाकात को, तो उसका एक और पैरा है, लेकिन अगर हम इसको जियो पोलिटिकल सिचुएशन में देखें, हम कनेक्ट करते चले जाएं डॉट्स को, तो फिर हमें नजर आता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है अमन के लिए, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इस खित्ते में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एनीवेज नाज़रीन बढ़ते हैं आगे, ये तो ज़रा आज दिन भर हम इस पर बात करते रहेंगे, ज़रा विजिट आज शेड्यूल है, मुलाकातें होंगी, खबरें आएंगी, हम इस पर बात भी करेंगे दिन भर पीटीवी से आप इस मुतालिक जान पाएंगे। जरा बढ़ते हैं सुन पाकिस्तान में आगे और लेकर चलते हैं आपको स्कर्दू में विंटर फेस्टिवल के सिलसिले में इंडस ऑफ रोड जीप रैली मुनक्किद हुई है और जीप रैली के अलावा हैवी मोटर बाइक, साइकिल रेस, रस्सा कशी के मुकाबले में कुछ मुकाबले ऐसे हैं कि उनके नाम भी हमारे लिए बड़े नए हैं, जैसे कि जख्बानी। अभी क्या होती है इन डिफरेंट मुकाबलों से मुतालिक आज हमें दिखाएंगे कासिम नसीम अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में जारी विंटर फेस्टिवल के आखिरी मरहले में स्कर्दू में इंडस ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद किया गया। क्वार्डो के मुकाम पर जिस सहरा में ये रेस मुनक्किद की गई, इसकी खास बात ये थी कि ये सहरा गर्मियों में दरिया सिंध के पानी के अंदर होता है। जीप रेस के लिए सहरा में 12 किलोमीटर ट्रैक तैयार किया गया था। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरी के 42 रेसर्स ने हिस्सा लिया। कैटेगरी ए में मोहम्मद जवाहिद ने पहली, कैटेगरी बी में मुर्तजा अली और कैटेगरी सी में हामिद हुसैन ने पहली पोजीशन हासिल की। जिगलोट स्कर्दू रोड से क्वार्डो मैदान तक होने वाले साइकिल रेस के सीनियर कैटेगरी में हमजा मलिक और जूनियर कैटेगरी में मोहम्मद रसूल फातेह रहे। दरिया सिंध पर होने वाले रिवायती जख्बानी के मुकाबले में डबल कैटेगरी में मोहम्मद इस्माइल और सिंगल में फिदा हुसैन फातेह रहे। हैवी मोटरसाइकिल रेस में मोहम्मद इसहाक अखुंदजादा फातेह रहे। इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते रहना चाहिए और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इससे ये सरमाई खेलों के लिए भी काफी फरोग मिलता है। सर्दियों में भी ये खित्ता इतना खूबसूरत है कि आप सर्दियों में इस खित्ते में आए, यहाँ की खूबसूरती से आप लुत्फ अंदोज हो। गर्मियों में पूरा भर जाता है, सर्दियों में आज हम खड़े हैं और इसी के अंदर हम इंडस ऑफ रोड रैली करा रहे हैं। शाम को मिफंग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इंडस ऑफ रोड जीप रैली के इनेकाद से यकीनन बल्तिस्तान में सरमाई सयाहत के साथ साथ सरमाई खेलों को भी फरोग हासिल होगा। कासिम नसीम, पीटीवी न्यूज, स्कर्दू।
जनाब, स्कर्दू से आपने रिपोर्ट देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है अफकार इकबाल से मुतालिक, इकबाल की शायरी से मुतालिक। इकबाल के कलाम का नाज़रीन जब भी हम जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी अपनी एक परवाज है, अपनी एक मंजिल है, और शायरी को जिंदगी के लिए मौजू बनाने का भी इकबाल का अपना ही एक अंदाज है। इकबाल के तमाम तर शेरी फनी कमालात अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ वो हकीम भी हैं और फलसफी भी हैं, वो फकीर भी हैं और मुजद्दिद भी, खुदी के मुबल्लिग हैं और रमूज़े असरार हयात के आलिम भी, नजरिया भी रखते हैं और तख़य्युल की परवाज भी मौजूद है। इकबाल के यहाँ गुलामी महज जिस्मानी नहीं बल्कि फिक्री और जहनी गुलामी पर इकबाल ज्यादा परेशान नजर आते हैं। जब वो दोनों इक़साम की गुलामी का मुआवजा न करते तो फिक्री गुलामी को जिस्मानी से ज्यादा खतरनाक करार देते। इकबाल की फिक्री जद्दोजहद पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर इकबालियात जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पीटीवी को वक्त दिया। आज जब हम इकबाल के मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं सर, तो एक तो जरूर जानना भी चाहेंगे कि आपने इकबाल के किस जहद पर ज्यादा काम किया, ज्यादा आपने आप समझते हैं कि उसने मुतासिर किया आपको। और जब हम जिद्दोजहद की बात करते हैं तो ज़रा इकबाल का कलाम, उनकी सोच, वो हमें जिद्दोजहद की तरफ राग़िब करते हैं, लेकिन इकबाल की अपनी जिद्दोजहद क्या थी? इस कलाम के हवाले से भी अगर हम बात करें, उनके काम से मुतालिक भी बात करें, उनकी अपनी स्ट्रगल क्या थी? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में बतौर शोबा उर्दू खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक इकबालियात का ताल्लुक है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा तारुफ करवा दिया। इब्तदाई तौर पर ही जो है इकबाल के अशार और इकबाल के अफकार से मुतारिफ जो है इंसान हो जाता है, ख़ास तौर पर अपने घर में अपनी वालदा साहबा और अपने वालिद साहब की वसातत से। वालिद साहब और वालदा साहबा टीचर थे, तो उन्होंने इकबाल के अफकार और अशार जो है वो इब्तदाई तौर पर हमारे जहन में पहले ही डाल दिए। फिर रफ्ता रफ्ता हमने तालीम हासिल की और बात PhD तक पहुँची, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PhD इकबालियात जो है वो मुकम्मल की है। और पहले इकबालियात में MPhil किया। हिंदुस्तान की एक शख्सियत है, उनकी इकबाल फहमी के हवाले से ही, फिर हिंदुस्तान ही में इकबालियात के फ़रोग़ में क्या जो है काम हो रहा है, इसके हवाले से PhD में जो है मैंने काम किया है। इलावा जी आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में पढ़ा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की एक खूबी ये है कि फ़िक्र इकबाल के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की हर क्लास में इकबालियात जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो यहाँ हर प्रोग्राम की जो सेमेस्टर है एक, उसमें इकबालियात लाजमी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बज़्म फ़िक्र इकबाल सियालकोट, उसकी सदारत जो है वो कर रहा हूँ। बज़्म फ़िक्र इकबाल जो है वो इकबालियात के, इकबाल के अफकार की तोसी और तशरीह के लिए बाकायदा प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब देती है। और आजकल भी उनका एक ऑनलाइन जो है कोर्स इकबालियात के हवाले से वो जारी और सारी है। तो इस तरह इकबालियात के फ़रोग़ के लिए, इकबालियात की तोसी के लिए, फ़िक्र इकबाल की तफसीर के लिए जो है जैसे लोग कोशा हैं, उसी तरह हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र इकबाल की तोसी के लिए मुसलसल कोशा हैं। इसके अलावा आपने इकबाल का तारुफ जो है वो पेश किया, उसमें दानाए राज, हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक के हवाले से आपने बातें की। हम देखते हैं कि इकबाल की शख्सियत पर जो इब्तदाई असरात हैं वो आपकी वालदा मोहतरमा इमाम बीबी जो हैं उनके असरात भी वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं, जो घर में कुरान पाक का मुताला जो है बाकायदगी से किया करती थी। उसके अलावा आपके जो वालिद मोहतरम थे वो घर में मसनवी, मौलाना रूम जो है उसका मुताला किया करते थे। तो इस तरह जो है ये चीज़ें इकबाल की शख्सियत पर असरअंदाज होती रहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इकबाल की जो इब्तदाई तालीम है उसमें मौलवी मीर हसन जो उनके उस्ताद हैं, उन्होंने इकबाल की शख्सियत को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और फिर इन्हीं खूबियों की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मौलवी मीर हसन जो है वो इकबालगर हैं, यानी उन्होंने इकबाल को इकबाल बनाने में अहम किरदार जो है वो अदा किया। तो इसी वजह से इकबाल अपने उस्ताद मोहतरम जो है मौलवी मीर हसन, उनकी कदर भी बहुत ज़्यादा किया करते थे और कहते थे कि नफस से जिसके खुली मेरी नफस से जिसके खिली मेरी आरजू की कली,
बनाया जिसकी मुरव्वत ने नुक्तादां मुझको। तो मोहतरम सामीन, इस तरह ऐसे तक की तालीम इकबाल ने सियालकोट में हासिल की, फिर लाहौर गए, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है अब सियालकोट जो गवर्नमेंट कॉलेज है लाहौर का जो यूनिवर्सिटी बन चुका है, वहाँ इकबाल ने जो है दाखिला लिया और BA किया, वहाँ से MA किया और डॉक्टर आर्नल्ड जैसे उस्ताद जो हैं वो उन्हें मिले। डॉक्टर आर्नल्ड के असरात जो हैं वो इकबाल की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा हैं और वो भी फ़लसफ़ा के हवाला से जो है हमारे सामने कई जगहों पर आते हैं। इकबाल ने उनकी तारीफ जो है डॉक्टर आर्नल्ड की भी की और अलावा अजीम जो है जो फ़लसफ़ा के हवाला से जो फ़रोग़ है इकबाल को वो डॉक्टर आर्नल्ड ही के हवाला से मिला। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, इकबाल पहले सियालकोट में जब थे तो मुशायरों में शिरकत करते थे, लेकिन लाहौर आकर अदबी महफिलों में जो है वो शिरकत इकबाल ने शुरू की। यहाँ जब मुशायरे होते थे उसमें इकबाल को बुलाया जाता था, तो इकबाल ने जो है एक मुशायरे में शिरकत की, तो उसमें जो है बड़े बड़े लोग जो हैं अरशद गोरगानी जैसे अजीम लोग जो हैं वो तशरीफ़ फरमा थे। तो इकबाल ने शेर पढ़ा कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। तो ये शेर सुनकर जो है अरशद गोरगानी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और कहा, अरे भाई इकबाल इस उम्र में ये शेर। तो इस तरह जो है इकबाल की शायरी वो परवान चढ़ी। इकबाल ने इब्तदाई तौर पर जो है अपनी शायरी में इस्लाह के लिए जो है वो अपना मिर्ज़ा दाग को जो है भेजते थे, लेकिन मिर्ज़ा दाग ने भी जल्द ही जो है कह दिया कि आपकी शायरी जो है वो उसे इस्लाह की ज़रूरत जो है वो नहीं है। मोहतरम सामीन, जहाँ तक सर सैयद अहमद के अफकार का ताल्लुक है, वो भी मौलवी मीर हसन जो हैं उनके तवस्सुत से इकबाल तक पहुँचे और फिर इकबाल ने इब्तदाई तौर पर जो है मसनवी मौलाना रूम जो है उसका मुताला किया। इस तरह शिबली नोमानी और उनके अफकार से जो है आपको आगाही जो है वो मिली। मजीद ये कि 1905 में इकबाल जो हैं आला तालीम के लिए बरतानिया गए। जब आप बरतानिया गए तो वहाँ आपने बैरिस्ट्री की डिग्री भी हासिल की और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से जो है PhD की डिग्री भी आपने हासिल की। मोहतरम सामीन, इंग्लिस्तान जब आप गए तो सियासी और जो जमहूरी निज़ाम है उसकी तलखियाँ वो खुलकर जो है आपके सामने आ गई और फिर ये जो जिसे आज़ादी की नीलम परी समझ कर जो है पूजा जा रहा था उसकी हकीकत जो है वो न थी जो बताई और दिखाई जा रही थी। तो इस तरह जो है इसका अंदरू जो है इकबाल के नज़दीक तारीख तर जो है वो हो गया और फिर सूरत हाल ये जो थी इकबाल के लिए बहुत मायूस कुन थी। इकबाल ने फिर दो टोक अल्फाज में एहतजाज का अंदाज इख्तियार किया और कहा कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। और फिर तहजीब हाजिर की चमक जो है वो इकबाल की नज़र को मोअज़्ज़िज़ सामीन वो खीरा न कर सकी और जो है इकबाल ने अपनी कौम के लिए वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इसके अलावा यूरोप जो है यूरोप से जब आप वापस आए तो एक नया इकबाल जो है वो हमारे सामने आता है। आपने आकर जो है मुलाजमत तो न की बल्कि आज़ादाना वकालत जो है उसको आपने तरजीह दी और खानगी ज़िंदगी के नशेब व फराज जो है उनका भी आपको सामना करना पड़ा। लेकिन जो आपने अपनी कलमी काविशें हैं उन पर मोअज़्ज़िज़ सामीन ज़्यादा तवज्जो दी और 1923 में आपकी कलमी काविशें जो हैं और खूबियाँ जो हैं इनकी बिना पर आपको सर का खिताब जो है वो भी दिया गया और 1927 में आप जो है पंजाब असम्बली के रुकन जो है वो भी मुंतखब हुए और इकबाल ने एक अलहदा इस्लामी रियासत का तस्वुर जो है वो भी पेश किया। अपने खुतबा इलाहाबाद में इसकी जो हुदूद व क़यूद हैं उनका नक्शा मोअज़्ज़िज़ सामीन देखा जा सकता है। और फिर जब 1941 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि आज अगर इकबाल होते तो वो देखते कि हमने उन्हीं की राह जो है वो अपनाई है। और जनाब अल्लामा इकबाल जो हैं वो खुद को कायद-ए-आज़म का जो है अदना सा सिपाही समझते थे और उनकी क़यादत पर जो है भरपूर एतमाद वो भी अल्लामा इकबाल किया करते थे।
इसके अलावा जो है 1929 में आप जो है मद्रास जनूबी पंजाब जो है उसका आपने दौरा किया और आपने खुतबात दिए। बाद में वो खुतबात जो हैं और जगहों पर भी पेश किए। इस तरह 7 खुतबात उनके जो बहुत आला अंदाज के फलसफियाना जो हैं खुतबात हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया के नाम से भी जिनका तर्जुमा हमारे सामने आता है। तो मोहतरम सामीन उसमें इकबाल ने जो है इज्तिहाद के हवाला से सैर हासिल गुफ्तगू उन खुतबात में की। इसके अलावा आप गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के लिए जो है वो भी गए। आपने मुसोलिनी से मुलाकात की, मस्जिद कुर्तुबा आप गए। तो इस तरह इकबाल की बहुत मुतहर्रिक ज़िंदगी है और उस मुतहर्रिक ज़िंदगी में पैगाम एक ही है कि ये कौम जो गफलत का शिकार है इसे किसी न किसी तरह जो है वो बेदार किया जाए। इसकी झलक देखने के लिए हम उनके कुछ जो शायराना तसानीफ हैं उन पर हम नज़र डालते हैं। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने 1905 में सबसे पहले जो किताब लिखी वो नसरी किताब थी, इल्मुल इक्तिसाद के नाम से जो है हमारे सामने आती है और इकोनॉमिक्स के हवाला से ये बहुत अहमियत की हामिल है। और इसमें से जो है अपने शिबली नोमानी साहब उन्होंने कुछ मुआवनत भी जो है कुछ तलमीहात के हवाला से जो है और जो है कुछ इस्तिलाहात के हवाले से फरमाई थी। तो ये सबसे पहली किताब जो है अल्लामा इकबाल की वो नसर की किताब है जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद है। इसके अलावा हम थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो हमें नजर आता है कि इकबाल ने सबसे पहले फारसी जुबान में जो है वो शायरी की और असरारे खुदी के नाम से 1915 में उनकी पहली किताब जो है वो मंजर आम पे आई। और इकबाल जो है कसीरुल मुताला शख्स थे। जब इकबाल ने PhD की तो तसव्वुफ के हवाला से इकबाल ने बहुत ज्यादा मुताला किया। जब ये मसनवी इकबाल ने तरतीब दी, मसनवी लिखी असरार खुदी, तो उसमें भी तसव्वुफ के हवाला से ही मौज़ूआत हमारे सामने आते हैं और जो खुदी का पैगाम और पहचान है वो हमारे सामने आती है। खुदी के हवाला से जो है दो मुख्तलिफ जो है इसके मानी हैं। एक है अपनी पहचान और दूसरा है अपना हद से बढ़ा हुआ एहसास। इसमें जो अव्वल मानी हैं वो महमूद हैं, अपनी पहचान वाले वो आला मानी हैं, और जो दूसरे मानी हैं वो गुरूर और तकब्बर के मानी में आते हैं। तो इकबाल ने जो अव्वल मानी हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया है और उसी के हवाले से जो है अपनी इस मसनवी में सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो की है। और फिर जब ये मसनवी सामने आई तो उसे एक हंगामा बर्पा हो गया और फिर जो लोग थे वो इकबाल के खिलाफ हो गए और जो है जो झूठी किस्म के जो पीरों और फकीरों को जो है ये मसनवी बहुत नागवार गुजरी। इकबाल ने अपने नुक्ता नज़र के लिए उसकी तायद में जो है बहुत से वजाहती मज़ामीन जो हैं वो भी कलमबंद फरमाए और फरमाया कि वो सिर्फ उन लोगों की मुखालफत करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हैं जो बेअमली का फलसफा जो है उसे फरोग देते हैं, वो जिद्दोजहद तर्क करने का जो दर्स देते हैं उसके खिलाफ हैं। वरना इकबाल ने कहा कि वो हकीकी सूफिया और वलियों के दिल से जो है वो कदरदान है। अगर हम खुदी की बात करें तो हम डॉक्टर साहब आपने बड़ा जबरदस्त अहाता किया बड़ी तफसील से इकबाल की जिंदगी का कि किस तरह उनको शायरी से लगाव पैदा हुआ और किस तरह उन्होंने कौम को जगाने का बीड़ा अपने से लिया। इकबाल की जिंदगी का इब्तदाई वक्त अगर हम देखें सिर्फ 15 साल की उम्र में इकबाल ने शेर कहना शुरू किए थे और हमें जो किताबों से पता चलता है कि जब अंजुमन के जलसे हुआ करते थे तो वो इकबाल की नज़मों के बगैर अधूरे समझे जाते थे, उनकी नज़मों से ही जलसे में जान आती थी। फिर आपने इब्तदाई एक शेर का हवाला दिया तो उनकी एक नज़म बड़ी मशहूर हुई थी, नाला यतीमी। जब उन्होंने ये नज़म पढ़ी थी इतनी कम उम्री में तो लोग ज़ारों के तार रोने लगे और पैसे जमा करने लगे यतीम बच्चों के लिए। वो इस कदर पुरासर नज़म थी। मैं चाहती हूँ इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि उनकी शायरी में ये जो तासीर थी क्या इसलिए थी कि वो बचपन में अपने वालिद से रूमी की मसनवी सुना करते थे? वो इकबाल की शख्सियत पर असर अंदाज होने वाले इब्तदाई मराहिल थे। वो शख्सियात थी कि जो इकबाल की शख्सियत पर जो है असर अंदाज हुई
और उनसे आगे बढ़कर इकबाल की जो तरबियत की वो जो है उनके उस्ताद मोहतरम, जैसे कि मैंने जिक्र किया, मौलवी मीर हसन, और फिर उनके उस्ताद मोहतरम डॉक्टर आर्नल्ड, और फिर ये जो सर सैयद अहमद खान और मौलाना रूम जो है इनके हवाले से वाकफियत, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि मौलवी मीर हसन साहब ही की वसातत से हुआ और शिबली नोमानी जो है उनकी वसातत से। तो इस तरह इकबाल जो है, और फिर इकबाल ने अपनी जब शायरी की इस्लाह जो है उसके लिए आपने जब अपने मिर्ज़ादा को भेजी तो उन्होंने भी जल्द ही जो है ये कह दिया कि आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त का माहौल जो है उसमें इकबाल की इतनी आला जो है वो तरबियत हुई, और इकबाल ने जो है अपना अंदाज जो इख्तियार किया, खास उससे पहले गज़लियात का अंदाज कुछ और था। जब आप 1905 के बाद आप गए इंग्लिस्तान और वहाँ से वापस आए तो आपका अंदाज जो है वो यकसर तब्दील हो गया, वो खालिसतन कौमी और मिली अंदाज जो है वो आपकी शायरी में आ गया। जहाँ तक आपने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसों की बात की, इकबाल ने 1911 जो है उसमें नज़म शिकवा जो है वो पढ़ी। इस नज़म में जो है वो दबे लफ्ज़ों में ये शिकवा था कि मुसलमान जो है वो खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और उनके पैरोकार हैं, दुनिया की बेहतरीन उम्मत हैं, और इसके बावजूद जो है ये जिल्लत का शिकार हैं। तो ये जो है नज़म शिकवा में कुछ ऐसी बातें जो है वो सामने आई, और ये भी नजर आता है कि जबकि जो गैर मुस्लिम और गुमराह कौमें हैं वो ऐशो इशरत की जिंदगी जो है वो बसर कर रही हैं। इकबाल ने कहा कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और फिर दरअसल इस नज़म के जरिए इकबाल ने जो है वो ख्वाब गफलत में जो डूबे हुए मुसलमान थे उन्हें बेदार करने की जो है वो कोशिश की है। ये नज़म बहुत हंगामा खेज जो है ये भी साबित हुई, और बाज़ लोगों ने कहा कि इकबाल ने अल्लाह ताला की शान में जो है वो गुस्ताखी की है। हालांकि इकबाल का मकसद जो है वो ये था कि मुसलमान जो हैं वो अपने शानदार माजी पर जो है वो नजर डालें और अपने गिरेबान में जो है झांक कर देखें, ये था मकसद। और फिर जो है इकबाल ने इस तरह जो है ये नज़म शिकवा जो है वो पेश की, और इसके बाद जो है नज़म जवाब शिकवा जो है वो लिखी इकबाल ने तकरीबन इसके 1.5 साल बाद, वो भी अंजुमन हिमायत इस्लाम ही के जलसे में जो है वो इकबाल ने पेश की। और ऐसा ही है कि जैसे एक तरफ शिकवा है और दूसरी तरफ जो है उसका जवाब जो है वो पेश किया जा रहा है, कि जैसे मैंने कहा आपको पहले नज़्म के रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, जिसका जवाब जो है जवाब शिकवा में कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। या फिर शिकवा में नज़्म शेर है कि अब वो अल्ताफ नहीं हम पर इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पिछली सी मदारात नहीं। तो इसका जवाब जो है हमारे सामने आता है कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। और इसी तरह जो है नज़्म शिकवा में आज क्यों सीने हमारे शरराबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। इसका फिर जवाब आया कि आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और फिर जवाब शिकवा का आखिरी शेर जो है वो उम्मत की तरक्की और उरूज के सिलसिले में जो है वो कलीदी हैसियत रखता है। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो इस तरह इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसों में जो है नज़में पढ़नी शुरू की। और 1924 में बांगे दिरा जो है वो आपका पहला उर्दू शायरी का मजमूआ जो है वो मंजर आम पर आता है। इसी तरह उर्दू शायरी की दूसरी किताब जो है बाल जिब्रील, जिसमें ग़ज़लियात का बहुत खूबसूरत अंदाज है, और फिर मस्जिद कुर्तबा और साफ़ीनामा जैसी नज़में उसमें देखी जा सकती हैं। फिर आपकी उर्दू ही की उर्दू शायरी ही की किताब है ज़रब कलीम, जिसे इकबाल ने खुद जो है असर हाजिर के खिलाफ ऐलान जंग जो है
वो करार दिया है। और फिर इसी तरह अरमगान हिजाज है जिसका आधा हिस्सा उर्दू और आधा फारसी में, और उर्दू हिस्से में इबलीस की मजलिस शूरा जैसी आला तरीन जो है नज़्म जो है वो हमारे सामने हमें नजर आती है। तो इस तरह इकबाल ने अपनी उर्दू शायरी के जरिए कौम को बेदार करने की कोशिश की और अपने फलसफा खुदी के जरिए कौम का जो है जो गफलत का शिकार कौम जो थी उसे जो है वो बेदार करने की कोशिश की। और फलसफा खुदी में जो फलसफा था, फलसफा अफलातून, फलसफा गोसफंदी जैसा कि हम कहते हैं, जो सुस्ती और काहिली की तरफ लेकर जाता है, तो इकबाल ने भरपूर जो है उसकी मुखालिफत की है। और रमूज़े बेखुदी, जो खुदी से बेखुदी की तरफ जो है दूसरा मरहला आता है, जो दरअसल तकमील है असरार खुदी की। जैसे जब इंसान की खुदी बेदार हो जाती है, जैसा आपने खुदी के हवाले से बातें की थी, इंसान की जब खुदी जो है बेदार हो जाती है, खुदी का पैगाम इकबाल के यहाँ कई जगहों पर जो है हमें नजर भी आता है। ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरिफों का है मुकाम बादशाही, और खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी ये कायनात। तो इस तरह जब इंसान की खुदी बेदार हो जाती है तो ये याद रखिए कि एक फर्द इनफरादी तौर पर कोई बिल्कुल ठीक है। खुदी पे जो आपने सर बात ला के आप जिस तरह आप इंक्लूड कर रहे थे, नो डाउट आपने किताबों का हवाला भी दिया, काम का जिक्र किया, तो आज भी काम तो हमारे साथ मौजूद है। वो किताबें भी हैं, वो तर्जुमे भी हैं, उस्ताद भी है, माहौल भी है, और एक सोच भी है और कोशिश भी है कि आज हम फिर से इकबाल के उस कलाम से अपनी फिक्री नजरियाती रहनुमाई हासिल कर सकें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आज इस अहम मौजू पर और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। रहिए PTV के साथ। नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौसम खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उठार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। اقرأ باسم ربك الذي خلق पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान एक रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मौजूद मेहमान को JF-17 तैयारों के हिफाजती हिसार में PAF नूर खान एयरबेस पहुंचाया जाएगा। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी काबीना के अरकान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। हवाई अड्डे पर रूसी वज़ारत खारिजा के हुक्काम और पाकिस्तान के सफीर ने वज़ीर खारिजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी रूसी हममनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मुल्क को जल्द